Hey guys, welcome to Unacademy, India's largest online learning platform. Let's get MPPSC. We are continuing the series of landmark judgment that transform India. अगर आप यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इंडियन पॉलिटी इज इनकम्प्लीट विदाउट इंडियन जुडिशरी। तो अपन लोग जो जुडिशरी के जजमेंट्स है, कोर्ट्स के जजमेंट्स है, उनको डिस्कस कर रहे थे। माई सेल्फ मोहित गुप्ता। सो आज का केस स्टार्ट करते हैं। आज का केस बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब मैं बात करता हूं आर्टिकल 368 पे भी क्वेश्चन आता है, कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे क्वेश्चन आता है, तो ये जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टार्ट करते हैं इस जजमेंट को। उसके पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो इन द ईयर 1999 में यूपीएससी ने भी एक क्वेश्चन पूछ लिया इस जजमेंट के बेस पे कि हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ 24th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले अपन इस जजमेंट को समझते हैं और ये जजमेंट इस क्वेश्चन का ही आंसर है। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा केस क्या है? आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस के भी दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला, whether the parliament has power to amend the part 3rd of the Indian constitution, that is fundamental right। क्या कहना मतलब था कि भैया पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट को। दूसरा ऑब्जेक्टिव, द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन ऑर्डिनरी लॉ। वेदर द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन ऑर्डिनरी लॉ, क्योंकि अपन ने अर्लियर 2 जजमेंट में देखा था, मींस संकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। दोनों ही जजमेंट में देखा था कि कोर्ट ने अमेंडमेंट और लॉज को अलग अलग माना था। मींस अमेंडमेंट मींस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 इज नॉट एन ऑर्डिनरी लॉ। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उसके पहले जिन बच्चों ने अनअकैडमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अनअकैडमी उनके लिए लाया है बहुत अच्छा ऑफर। आपकी एमपीपीएससी यूपीएससी तैयारी अब अनअकैडमी की जिम्मेदारी। अनअकैडमी, आपको पता है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे सर्विस दे रहे हैं। लाइव एंड इंटरेक्टिव क्लासेस भी चल रही है। क्विजेस, कमेंट में पार्टिसिपेट करके आप अपने सब्जेक्ट पे होल्ड कर सकते हैं। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के थ्रू आप किस टॉपिक में वीक हैं, क्या आपका कंपटीशन होगा, आप किस पोजीशन पे आ रहे हैं, सब कुछ पता लगेगा आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं? सिंगल सब्सक्रिप्शन गेट अनलिमिटेड एक्सेस। अब ये सारी सर्विसेज, ये सारे फैसिलिटीज आपको अनअकैडमी बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे, मींस अगर मैं बात करता हूं अनअकैडमी के 1 ईयर पैकेज की, तो बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे अवेल करा रही है। मींस आपकी 1 साल की तैयारी सिर्फ 8,800 रुपीज में होती है। मतलब दूसरी कोचिंग lakhs of rupees चार्ज कर रही है, बट अनअकैडमी बहुत नॉमिनल चार्ज पे। और जो मेरे दोस्त कॉलेज गोइंगे या उनके अटेम्प्ट में टाइम है, इस सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं ओनली 12,800 रुपीज में। तो वेट किस चीज का है? अभी जाएं अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको डिस्काउंट की जरूरत है तो यूज करें दिस कोड मोहित जी, तो आपको एक्सक्लूसिवली या इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलता है। मींस जो फीस आप पे कर रहे थे 8,800 रुपीज, अब वो हो जाएगी 7,920 रुपीज। और जो मेरे दोस्त कॉलेज गोइंग थे या उनका फ्यूचर प्लान था, वो 12,800 पे कर रहे थे, अब उनकी हो जाती है 11,520 रुपीज। मींस क्या कहना चाह रहा हूं, आपको बस यूज करना है मोहित जी कोड, तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलता है। ये कोड अनअकैडमी के हर एक एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एप्लीकेबल है। मींस अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो या जेईई की तैयारी कर रहे हो, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलता है। सो सब्सक्राइब नाउ टू क्रैक इट।
लेट्स क्रैक इट. In the year 1953, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आती है, पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट 1953, जिसके थ्रू जो लैंड एक्वायर करना था वो बहुत इजी हो जाता था. और पार्लियामेंट ने भी 9 शेड्यूल में थ्रू द 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में रख दिया. अब क्या होता है, ये एक्ट क्या कह रहा था कि भाई साहब जिसके पास सरप्लस लैंड है, मतलब बहुत सारी लैंड है, वो क्या कहलाएगी, सरप्लस कहलाएगी, मींस प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट. अब क्या होता है कि गोलकनाथ की फैमिली के पास मोर देन 500 एकड़ ऑफ लैंड थी, मोर देन 500 एकड़ ऑफ लैंड. और गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि भाई साहब आपके पास 30 एकड़ से ज्यादा लैंड है तो वो सरप्लस कंसीडर करी जाएगी. तो गोलकनाथ साहब पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 कि भाई साहब ये जो एक्ट है, मींस पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट वायलेट द फंडामेंटल राइट. कौन सा वाला, आर्टिकल 19 क्लॉज एफ, आर्टिकल 19 क्लॉज एफ क्या बोलता है, राइट टू एक्वायर एंड होल्ड द प्रॉपर्टी. ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं बात कर रहा हूं, आर्टिकल 19 क्लॉज एफ क्या था, फंडामेंटल राइट था. क्या था, फंडामेंटल राइट. आज की तारीख में ये लीगल राइट है, बट जब मैं केस की बात कर रहा हूं 1964 की, तब ये क्या हुआ करता था, फंडामेंटल राइट. अब कोर्ट में क्या आर्गुमेंट होते हैं वो समझते हैं. अब आर्गुमेंट स्टार्ट होता है. द पिटिशनर मींस गोलकनाथ साहब आर्ग्यू करते हैं कि द फंडामेंटल राइट इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंटीग्रल एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मींस पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे द फंडामेंटल राइट. और क्या कहते हैं कि भैया फंडामेंटल राइट इज द बेसिक आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बेसिक आइडिया ऑफ द सिटीजन. और क्या कि भाई साहब आर्टिकल 13 क्लॉज 3 A states that any law, any act which take away abridge the fundamental right in the part 3 of the constitution is unconstitutional. मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं कि कोई भी लॉ अगर टच भी करता है फंडामेंटल राइट को, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो क्या हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा. ठीक है, अब स्टेट ऑफ पंजाब के आर्गुमेंट समझते हैं. गोलकनाथ साहब एक और आर्गुमेंट देते हैं कि अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मींस क्या बोल रहा है, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेरली अ प्रोसीजर. मींस क्या है, जो 368 में लिखा है वो प्रोसीजर लिखी हुई है, ना कि पावर है पार्लियामेंट की टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अब स्टेट ऑफ पंजाब आर्ग्यू करती है. क्या करती है, स्टेट ऑफ पंजाब आर्ग्यू करती है. क्या बोलती है स्टेट ऑफ पंजाब, बोलती है कि भाई साहब पार्लियामेंट के पास सोवरेन पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368. दूसरा आर्गुमेंट भी देती है कि भाई साहब अगर पार्लियामेंट अमेंडमेंट ना लाए तो सोसाइटी के चेंजेस को कैसे एकोमोडेट कर पाएंगे. मतलब क्या कहना था कि जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है वैसे वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज होना चाहिए. अब कोर्ट जजमेंट देती है. क्या देती है जजमेंट में, देखते हैं अपन. इन गोलकनाथ केस जजमेंट, कोर्ट अपने पुराने वर्डिक्ट्स को, मींस शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की पोजीशन चेंज करती है. मतलब अपने जजमेंट को ओवररूल करती है. क्या था जजमेंट में कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेबल एनी पार्ट, मींस नो पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अनअमेंडेबल. और जो प्रायर स्टैंड था कि क्या था, अंडर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट अ लॉ, इज नॉट एन ऑर्डिनरी लॉ. तो इन गोलकनाथ केस सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टैंड को चेंज करते हुए क्या कहा कि अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल्सो अ ऑर्डिनरी लॉ. मींस आर्टिकल 13 में जो लिखा हुआ था लॉ, नोटिस, ऑर्डर,
which touch the fundamental right become null and void. तो उसमें जो अमेंडमेंट एक्ट है वो भी कंसिडर करा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट तीसरे स्टैंड में भी चेंजेस लाती है। क्या लाती है कि फंडामेंटल राइट इज नॉट अमेंडेबल। फंडामेंटल राइट इज नॉट अमेंडेबल मींस क्या कहने का मतलब था कि अगर पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनाना पड़ेगा। मींस क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है। अब इस केस का इंपैक्ट क्या होता है, मींस गोलकनाथ केस का इंपैक्ट क्या होता है। पार्लियामेंट 24th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आती है जिसके थ्रू उन्होंने क्या करा चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368 इज नॉट कंसिडर्ड एज ए ऑर्डिनरी लॉ। क्या कहने का मतलब था कि जो अमेंडमेंट एक्ट है, जो एक्ट बनाने की प्रोसेस है, उसको कंसिडर नहीं करा जाएगा एज ए ऑर्डिनरी लॉ। मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13, मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। अच्छी बात है। तो मैंने एक क्वेश्चन, वीडियो के पहले एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, जो यूपीएससी ने इन द ईयर 1999 में पूछा था आपसे मेंस में, कि हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। याद है आपको क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में, क्या हम इस जजमेंट को कोड करके क्या इस आंसर को लिख सकते हैं क्या? क्योंकि पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट क्यों लेकर आया था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मींस गोलकनाथ केस का रिटेलिएशन करने के लिए पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए थे। क्योंकि गोलकनाथ केस ने कर्टेल करा था पावर ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज अमेंडेबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट। मींस क्या कहना चाह रहा हूं कि अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट पार्ट 3rd ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल राइट। दूसरी चीज उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल्सो कंसिडर एज ए ऑर्डिनरी लॉ। इस चीज पे पार्लियामेंट को आता है गुस्सा, उन्हें 24th अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है। यही क्वेश्चन था और इसका आंसर इस जजमेंट के बारे में था। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। और अगर इस जजमेंट से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अनअकैडमी की ऐप गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। दोनों ही प्लेटफॉर्म पे ऐप अवेलेबल है। और अगर आप वेब ब्राउज करते हैं तो अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाएं और अनअकैडमी सब्सक्राइब करें। आप सभी ने तो लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम सब्सक्राइब करके रखा ही होगा पहले से। और अगर आप भूल गए हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं करा, आप न्यू हैं, तो अभी लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको मेरे हर एक लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अपना नेक्स्ट जजमेंट रहेगा केशवानंद भारती केस। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस जजमेंट ने पूरा पार्लियामेंट से लेके सब कुछ हिला दिया था। अगर आप उस डेट का न्यूज़पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट सेव्स द डेमोक्रेसी। सुप्रीम कोर्ट सेव्स द डेमोक्रेसी मींस इस जजमेंट ने पार्लियामेंट की पावर को बहुत हद तक कर्टेल कर दिया था। मींस अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कर्टेल कर चुकी थी पार्लियामेंट की। तो इस जजमेंट को डिस्कस करने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। अपन नेक्स्ट वीडियो में इस जजमेंट को डिस्कस करेंगे, केशवानंद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।